सविंद्र सिंह अपनी भूगोल व्याख्यान माला में आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून के संदर्भ में किए गए शोध के आधार पर कुछ कारक सुनिश्चित किए गए हैं जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, जिनमें से नंबर 1 है उत्तरी गोलार्ध में शरद काल में क्षोभ मंडल में परिध्रुवीय भंवर का सक्रिय होना। नंबर 2 हिमालय और तिब्बत का यांत्रिक प्रभाव। नंबर 3 जेट स्ट्रीम का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाह। और चौथा एशिया के विस्तृत भूभाग और हिंद महासागर के विस्तृत सागरीय सतह का विभिन्न दरों से गर्म और ठंडा होना। Certain factors have been identified after intensive researches about the origin of Indian monsoon. Number 1, development of circumpolar whirl over northern pole and Arctic Sea in the upper air. Number 2, mechanical effect as a barrier of the Himalayas and Tibetan Plateau. Number 3, existence of tropospheric westerly jet stream. And number 4, differential heating and cooling of large land masses of Asia and extensive sea surface of Indian Ocean. अब हम उत्तरी गोलार्ध के शीत ऋतु और ग्रीष्मकाल के अनुसार चर्चा करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। द सन बिकम्स वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन देयर इज ए विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में क्षोभ मंडलीय परिध्रुवीय भंवर अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और जिसके कारण जेट स्ट्रीम का विस्तार भूमध्य रेखा की ओर 20 अंश से 30 अंश अक्षांश के बीच हो जाता है। ड्यूरिंग नॉर्दर्न विंटर the circumpolar whirl becomes most active. With the result, the tropospheric westerly jet streams are extended 20 to 35 degree north latitudes in the northern hemisphere. लेकिन मार्ग में इनके हिमालय और तिब्बत की स्थिति के कारण इनका अवरोध होता है और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। उत्तरी शाखा तिब्बत के उत्तर से होकर के लहरनुमा मार्ग से प्रवाहित होती है और दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में लहरनुमा मार्ग से प्रवाहित होती है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिमालयज एंड टिबेटन प्लेटो, द वेस्टर्ली ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम्स आर बाइफर्केटेड. The northern branch blows from west to east north of Tibetan Plateau in a wavy path, while the southern branch follows wavy path from west to east to the south of the Himalayas. अब होता क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर ट्रोपोस्फियर में ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायुदाब बनता है और धरातल पर भी उच्च वायुदाब बनता है। परिणाम स्वरूप ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आती हैं। देयर इज ए हाई प्रेशर और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन द अपर एयर above Afghanistan and Pakistan, and there is a low pressure on the ground surface
the Afghanistan and Pakistan. With the results, winds descend toward the ground surface. ये जो पश्चिम से पूर्व जो चलती हैं ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वो रूम सागर के ऊपर विकसित शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती लहरों को अपने साथ खींच लाती हैं. These tropospheric westerly jet streams drag and bring the temperate cyclonic waves developed over Mediterranean Sea to Afghanistan, Pakistan and Northwest India. और यही जो शरदकालीन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती लहर हैं, इन्हीं को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं. These temperate cyclonic waves during winter season are called western disturbances in Afghanistan, Pakistan and Northwest India. इस समय इनकी स्थिति जो होती है साइक्लोनिक वेव्स की, वह समुद्र तल से 200 मीटर के ऊपर होती है, जबकि धरातल पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थिति होती है. And therefore, these cyclonic waves are cooled from below and they yield rainfall. There is a trade wind on the ground surface, whereas the temperate cyclonic waves are at the height of 200 meters at AMSL. So these waves, cyclonic waves, are cooled from below and they yield rainfall. But whenever these cyclonic waves strike the orographic barrier like the Himalayas, they yield copious rainfall and snowfall, like in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, उत्तराखंड etc. जब कभी भी ये शीतोष्णकटिबंधीय साइक्लोनिक लहरें या पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के पर्वतीय अवरोध से टकराती हैं, तो ये पर्याप्त वर्षा और हिम वर्षा करती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इत्यादि. तो ये है आपके शरदकाल की स्थिति. ग्रीष्म काल में इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है. Now the situation and condition of the winter season is reversed during summer season, when sun becomes vertical over Tropic of Cancer in the northern hemisphere, and there is high pressure winters caused by winter cooling in the southern hemisphere at near the poles. और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है. During southern winter, the circumpolar whirl over South Pole becomes more active and extensive. जब दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है, तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर विकसित ध्रुवीय परिध्रुवीय भंवर जो है वो अत्यधिक विस्तृत और प्रबल हो जाता है. And thus the southern circumpolar whirl pushes the southeastern trade winds across the equator. परिणाम स्वरूप दक्षिणी परिध्रुवीय भंवर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को भूमध्य रेखा के उत्तर धकेल देता है, और ये हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं, इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी हो जाती है. The moment these southeastern trade winds cross over the equator, they become southwest to northeast winds because of the effect of Coriolis force.
और ग्रीष्मकाल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत पे धरातल पर निम्न वायुदाब बनता है और उसके ऊपर देखिए शीतकाल में उच्च वायुदाब था, उसके ऊपर भी निम्न वायुदाब बनता है, यानी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है। जाड़े के दिनों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर क्या था, उच्च वायुदाब, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन थी। लेकिन ग्रीष्मकाल में इन्हीं स्थानों पर धरातल पर भी निम्न वायुदाब होता है और ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न वायुदाब साइक्लोनिक कंडीशन होती है। परिणाम स्वरूप नीचे से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को आने में दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो दक्षिणी गोलार्ध के जो सरकमपोलर वर्ल जो उसको पुश करता है, धकेलता है भूमध्य रेखा के पार, और दूसरा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी भारत के ऊपरी वायुमंडल में निम्न वायुदाब बना है, वो खींचता हवाओं को ऊपर, चूसक का काम करता है। सो द लो प्रेशर इन द अपर एयर ओवर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्ट्स एज ए सकर दैट सक्स द विंड अपवर्ड, जिस कारण ये हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आगे बढ़ती हैं। चूँकि ये समुद्र के ऊपर से आती हैं, जहाँ भी पर्वतीय अवरोध होता है इनमें इनके द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। ये हमारी ग्रीष्मकालीन मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। यहाँ देखिए, बारीकी से अगर आप देखिए तो गतिक संकल्पना में ये वायुदाब और वायु की पेटियों के खिसकाव के कारण मानसून की उत्पत्ति बताई गई थी। लेकिन यहाँ अच्छा, अभी ग्रीष्मकाल में एक स्थिति और विकसित होती है कि जैसे ही ये मानसून, ये जो निम्न वायुदाब धरातल पर बनता है, जेट स्ट्रीम जो थी हिमालय के दक्षिण में थी शरद काल में, वो हिमालय और तिब्बत के उत्तर चली जाती है। जब तक जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण में बनी रहेगी तब तक अप्रैल से लेकर मध्य जून तक भीषण गर्मी पड़ती रहेगी और पश्चिमी विक्षोभों को भी आने की संभावना रहेगी। लेकिन जैसे ही ये जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से इनकी स्थिति उत्तर की ओर चली जाती है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं और पर्याप्त वर्षा करती हैं। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है, फिर एल नीनो और ला नीना का क्या रोल है, क्या भूमिका है भारतीय मानसून में? तो ये एल नीनो और ला नीना भारतीय मानसून के उत्पत्ति के कारक नहीं हैं, बल्कि ये उनमें परिवर्तन करने वाले कारक हैं। एल नीनो एंड ला नीना are not the causal factor of Indian monsoon. Rather, they introduce modification and changes in Indian monsoon. Whenever El Nino is strong, Indian monsoon is weak. Whenever La Nina is strong, then Indian monsoon becomes also vigorous and very strong. Thank you.